नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में। जी हाँ, संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल, जनता के सवाल जो संबंध रखते हैं आपसे, समाज से, और उनके उत्तर लेते हैं हम अपने एक्सपर्ट के द्वारा। तो आइए, आज पर चर्चा का विषय है महिला स्वास्थ्य एवं देखभाल। तो हमारे बीच हैं मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, जो सवालों का जवाब देंगी, आपके तमाम सवालों का जवाब जो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी आपका। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैम, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस के माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि लोग जागरूक हों, सही जानकारी उन्हें प्राप्त हो। और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें हमारे जनता को। मैं डॉक्टर प्रतिमा, यहाँ पे मड़वाड़ी पे मेरा एक नर्सिंग होम है, सृजन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम। मैंने अपनी आईवीएफ की ट्रेनिंग मुंबई से ली है। इनफर्टिलिटी में मैं एक्सपर्ट हूँ। अभी इस समय ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं, और हॉस्पिटल के थ्रू मैंने काफ़ी पेशेंट्स को प्रेग्नेंट किया है, और आगे इसके लिए मैं और भी आगे काम कर रही हूँ। बस यही है, सरकारी धन्यवाद, पूरा में धन्यवाद। सृजन मड़वाड़ी। थैंक यू मैडम। और ये सवालों का यहाँ सिलसिला जारी हो गया है। हमारे तमाम दर्शक मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और तमाम हमारे फेसबुक पेज के साथ एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार और मेरी पर्सनल आईडी से जुड़कर आप अपने तमाम सवालों को रखें। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी कि महिलाओं में आज के समय में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको महिलाएं ये पहचाने कि एक टीनेजर्स और एक यंग एज वुमेन और 50 साल से उम्र की अधिक की महिलाओं में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें उन्हें निश्चित तौर पे एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, अगर हम टीनेजर्स में बात करें, मेनली हम फीमेल्स की बात करते हैं इस समय। तो टीनेजर्स में मेनली फीमेल्स में माल न्यूट्रिशन, मेनार्की से संबंधित प्रॉब्लम, कब उनका पीरियड स्टार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिथ हैं। डिस्मेनोरिया, टीनेजर्स में बच्चे जब अपना पहला मेंसेस, तो उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, प्लस आयरन डिफिशियंसी, वीक हैं बच्चे, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, बच्चियों में ओबेसिटी एक, पीसीओडी एक मेन कारण है। अगर हम बच्चों के लिए बात करते हो, जो यंग मतलब फीमेल्स है, लेडीज में आप ये कर सकते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीरियड का समय पे नहीं आना, बालों का झड़ना। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आजकल इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ओल्ड एज में है, आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटीज है, उसकी वजह से आपका जो पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, वेजिनाइटिस होना, ओल्ड एज में इन्फेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं। पेशेंट्स उसके लिए बहुत आते हैं ओल्ड एज में। आर्थराइटिस वगैरह है, डिफिशियंसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन है ओल्ड एजेस में भी। हम ओल्ड एज में भी केयर नहीं करती हैं फीमेल्स अपना, उसके लिए पेशेंट्स आते हैं। यूट्रस में प्रोलैप्स है, बार बार रिकरेंट बच्चे होने से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, उसकी सारी प्रॉब्लम होती है, वो छुपा के रखती हैं फिर, लेकिन इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब इतनी तमाम समस्याएं महिलाओं को हो सकती है जिन्हें जी। बिना देर रहते किसी डॉक्टर को अपने जरूर दिखवा लें, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अच्छी जानकारी आपने दी। एक हमारे साथ व्यूअर जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है कि इनका सवाल संभवतः क्लियर नहीं हो पा रहा, इन्होंने काफी वर्डिंग्स में ऐसे लिखी है। मैं इनसे निवेदन करता हूं मैडम से कि आप एक बार फिर से एक बार टाइप करें। तो सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा मैम कि आज के समय में कोरोना टाइम में, कोरोना के अवसर में इस जो समय है, सब एक आज के समय में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मदर कोविड पॉजिटिव हुई है तो क्या उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, या ऐसे कौन से एहतियात बरतने चाहिए जिससे बच्चों में भी वो प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ऐसा कोई अभी ऐसी कोई रिसर्च या कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमें ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस पाया जा रहा है। तो डायरेक्ट इसमें आप डायरेक्ट फीड थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्ट का अगर कांटेक्ट है तो उसमें आप डायरेक्ट फीडिंग अवॉइड करिए। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके
फिर आप बोल सकते हैं कि आप किसी भी थ्रू किसी को बोल सकते हैं कि आप उसको पिलाइए। एक्सप्रेस ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। डायरेक्ट कांटेक्ट, मदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर फीमेल आ रही है, अगर फीमेल कोविड पॉजिटिव है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी स्टडी अभी नहीं फीडिंग नहीं करा सकते हैं, या ब्रेस्ट मिल्क में आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहे हैं पेशेंट, उनको ब्रेस्ट मिल्क फीड यानी करा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एक्सप्रेस्ड समस्या मिल्क, हाँ। ऐसी कोई समस्या अभी के दरमियान अभी देखने को नहीं मिली है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं नहीं। देखने को मिला है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा सकती हैं आसानी से, कोई जी, ऐसा जी, प्रॉब्लम नहीं हो जी, सकती है। जी, एक जी। सवाल जो मैडम का है उनका, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने कोई प्रिकॉशन पिल यूज़ किया था जिसकी वजह से उनकी पीरियड्स काफ़ी प्रॉब्लम में है, डेट जी, एक्सटेंड है, जी, जी। तो उसके बारे में सही सुझाव दें। जी। जी, उसके उसमें वो उन्होंने आईपीएल्स वगैरह यूज़ किया होगा। जनरली आईपीएल्स पूरे लाइफ टाइम में 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल करके और दिखा करके फिर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इन्होंने लिखा कि 3 महीना पहले इन्होंने लिया है, तब से इनकी प्रॉब्लम बढ़ी है, मतलब 3 महीने से इनका प्रॉब्लम है, जो उनको साइकिल है इनका अल्ट्रासाउंड इफेक्ट्स। उनको जाकर के पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा करके फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल थेरेपीज में फिर आपको ज़रूरी पड़ती है। अच्छा, एक और सवाल जो पब्लिक के बीच में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो क्या उन्हें जी। आज के समय में वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, वो वैक्सीन ले सकते हैं? या ले सकते नहीं, हैं तो कब पे ले अभी सकते हैं? नहीं, अभी इंडियन गाइडलाइंस में रिसर्च चल रहा है। अभी प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को अभी प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर 9 मंथ्स आप फिर आप अपना ले सकते हैं। अभी तो नहीं लेने के लिए अलाउ नहीं है। अभी हम गायनेकोलॉजिस्ट को भी हम बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि हम ले सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे वो 2 महीने, 3 महीने या 8 महीने, किसी कोई भी टाइम हो सकता है, कोई उसमें भी नहीं ले टाइम सकते? हो, अभी तो हम गायनेकोलॉजिस्ट यही बोल रहे हैं कि अभी नहीं लेना चाहिए आफ्टर आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी कोई ऐसा डाटा हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हम उसको दे सकते हैं। नहीं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का भी है कि नहीं, अभी आप 9 मंथ हो जाए उसके बाद ही वैक्सीन लें। और फर्स्ट 3 3rd ट्राइमेस्टर तक तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कंजेनिटल एनोमलीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो एकदम अवॉइड करें। अगर फिर भी है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, लेकिन अभी नहीं लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इस संवाद के माध्यम से आपने एक बहुत विशेष जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपके इस सुझाव से बहुत सारी महिलाएं इससे बहुत लाभान्वित होंगी, क्योंकि अभी ये बड़ा ही मिथ है, ये बहुत ही लोगों के मन में बड़ी समस्याएं होती हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपने एक अच्छा सुझाव दिया है लोगों को कि वो अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दरमियान वो किसी भी तरीके की एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन वो वैक्सीनेशन से अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, एक अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन की पीरियड्स जो चल रहा है, क्या उस टाइम या उसके पहले कब वैक्सीन ले सकते हैं? कोई महिलाएं ऐसे कब कब ले सकती हैं? मेंस्ट्रुएशन से कोई दिक्कत नहीं है। आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम कभी भी जब आपका आता है, आप एनरोल हैं, आप उसके लिए आप ज़रूर से जाएँ, ज़रूर से वैक्सीनेशन कराएँ। और उसमें आप कभी-कभी दिक्कत हो रही है, मेंस्ट्रुएशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसमें आप बिल्कुल वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया ज्ञान पे ये चलता रहता है कि किसी को अगर समस्या है, तो एक हमारे दर्शक यही पूछ रहे हैं कि अगर ये चीजें सोशल मीडिया पे उनको मिली है कि अगर मेंस्ट्रुएशन की समस्या है, चल रहा है, तो उसमें वैक्सीन नहीं ले सकते। आपने बहुत अच्छी नहीं, जानकारी दी। नहीं, और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकी और आप मेंस्ट्रुएशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपको कोविड होता है, तो वो पहले प्रायोरिटी है कि आप वैक्सीनेशन कराना, बाद में मेंस्ट्रुएशन तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो अपना आपको वो उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक यानी है? वैक्सीन कराएं और कोई ऐसा हाँ, इश्यू नहीं है। आपके कोई माध्यम इश्यू से ये नहीं है, ये जरूरी मिथ है। जानकारी, ये जरूरी आपने अपील किया है, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है। कोविड-19 बड़ा ही समय आते समय बहुत सारे लोगों को परेशान किया है, बहुत सारे परिवारों को परेशान किया है। अभी जो कोविड-19 में बच्चे पैदा हुए, उनके पेरेंट्स में एक बड़ा दिमाग में चल रहा है कि क्या उन्हें कोई आनुवांशिक बीमारी या कोविड से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम उन्हें भविष्य में उनके बच्चे को देखने को तो नहीं मिलेगी? इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ज़रूरी है ये चीज़ें आप मतलब आपको पूछना, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं पेशेंट्स, उस समय जब पॉजिटिव हुआ है कोई मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, तो रिसर्चेस आज हैं कि स्पर्म्स में डिफ्रेगमेंटेशन डीएनए में दिक्कत आ रही है और आगे जाकर के इन बच्चों को कंजेनिटल एनोमली जो है डिटेक्ट हो सकती है मेनली ड्यू टू द मेल पार्टनर, मेनली ड्यू टू मेल पार्टनर। तो कंजेनिटल डिफिशिएंसी हो सकती, कोई एनोमली हो सकती है और उसको रूल आउट करने के लिए आप जो लेवल 2 या एनोमली स्कैन या टीफा इसको बोलते हैं, जरूर से कराएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 18 टू 20 वीक्स में। और आप उसको जरूर से बिना उसके कराए फिर आगे आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करें, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी बच्चे को एनोमली होने के बाद आगे जाके बहुत परेशानियां आ सकती हैं। तो कृपया टीफा लेवल 2 एनोमली स्कैन, ये तीनों इसको मतलब लेमैन लैंग्वेज में ये जो लेम 18 टू। हाँ एग्जैक्टली मैं जानना चाह रहा हाँ हूँ कि ये हाँ। जो बहुत ही आप लोग की भाषा है, इसको बहुत सिंपलीफाई थोड़ा सा करिएगा कि अगर ये एक कहाँ ही जांच करा सकते हैं, कैसे कर अल्ट्रासाउंड, ये सकते हैं। किसी भी रेगुलर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे आप करा सकते हैं। जब प्रेगनेंसी का 18 से 20 हफ्ते का टाइम पीरियड रहता है, डॉक्टर एडवाइज करती हैं आपको 18 से 20 हफ्ते पे एक अलग तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे के एक एक अंग का, एक एक अंग, किडनी, लिवर, हार्ट, सारे फिंगर्स और मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका डिटेल स्कैन किया जाता है थ्रू अल्ट्रासोनोलॉजी। और फिर वो आपको डॉक्टर्स बता देती हैं कि नहीं ऐसे कोई ग्रॉस एनोमली है कि नहीं आपके बच्चे में। अगर आपके बच्चे में एनोमली कुछ आती है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर आपको कंसल्ट करना होता है। यानी आप टेस्ट और एग्जामिनेशन के माध्यम से आप जान सकते हैं, कोई हम्म, अगर प्रॉब्लम आती है कुछ इस तरह की, तो आप हम्म, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जी आपने जी। बताया डॉक्टर साहब यू आर द स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी एंड ऑल। तो एक बड़ा हम्म। सवाल आज के समय में लोगों के मन में आता है कि एक आईवीएफ बड़ा ही ट्रेंड में चला है और आईयूआई, तो जी आईयूआई जी। भी आप करती हैं, आईवीएफ के बारे में भी, तो लोगों को इसके बारे में, दोनों के बारे में बताएं कि आईवीएफ और आईयूआई कैसे अलग है, या किस तरह से इनके ट्रीटमेंट्स में क्या क्या अलगावपन आता है, कैसे डिफरेंट है। मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा कटा है मैम का, हम फिर से कनेक्ट होंगे। और बड़ा अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन की इश्यूज है, पीरियड्स का इश्यूज है, तो उन्हें कब वैक्सीन लेना चाहिए, किस महिला को वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, किसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी गर्भवती महिलाओं को उन्होंने अपने माध्यम से बताया कि उन्हें, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन में दिक्कत हो सकती है, तो उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी डॉक्टर साहब मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं आप। कुछ नेटवर्क इशू है, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। बड़े तमाम सवाल हैं हमारे बीच आ चुके हैं जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट आज डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन रही हैं? कुछ नेटवर्क की समस्या है और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अपनी बातें वो बता रहा था जो डॉक्टर साहब ने कर रहा कि अभी बताया, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप अवॉइड मत करिए। कुछ ऐसे लक्षण हैं महिलाओं में जिनको उन्होंने बताया, उन सारे लक्षण को अगर देखिए तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। और हमारे बीच डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी फिर से जुड़ चुकी हैं कुछ नेटवर्क की इश्यूज की वजह से। मैम, मैंने मैंने अपने मैंने अभी एक सवाल आपसे पूछा कि कौन आईयूआई एंड आईवीएफ, ये क्या प्रोसीजर है। लोग, बहुत सारे वैसे पेशेंट्स हैं जो जान पाते हैं, जो नहीं जान पाते, जो समझ नहीं पाते। आप अपने माध्यम से उन्हें जरा जागरूक करें। देखिए ये सिंपल असिस्टेड रिप्रोडक्शन है। जैसे नॉर्मली जो पेशेंट्स 2 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में कंसीव नहीं कर पाते हैं, मिनिमम उन्हें 2, अगर कोई पेशेंट है तो अगर वो कंसीव नहीं कर पाता है आफ्टर मैरिज, 2 इयर्स ऑफ मैरिज के कंसीव नहीं कर पाता है, तो विद इन डिफरेंट टेस्ट से हम जानते हैं उनको आकर के हॉस्पिटल में टेस्ट कराना चाहिए। डिफरेंट टेस्ट से हम ये पता लगते हैं कि इनको आईयूआई या आईवीएफ किस चीज की जरूरत है। अगर आईयूआई की जरूरत है तो आईयूआई करना चाहिए, आईवीएफ की जरूरत है तो आईवीएफ के लिए की तरफ जाना चाहिए। आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब
हम कुछ मेडिसिन वगैरह दे करके पेशेंट को, और इनके में हस्बैंड का, अगर हस्बैंड जो मेल पार्टनर है, अगर उसमें स्पर्म्स की बहुत कमी हो, मोटिलिटी उनकी कम हो, या स्पर्म या कोई कुछ भी ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनमें एज़ोस्पर्मिया जो कि स्पर्म्स है ही नहीं, तो दो तरह के आईयूआई होते हैं, एक सेल्फ आईयूआई, एक डोनर आईयूआई। सेल्फ आईयूआई में पेशेंट्स जो हैं अपने हस्बैंड का बीज आप लेकर के उनको वॉश करके और इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल पार्टनर में। और अगर डोनर मीन्स एज़ोस्पर्मिया है, अगर बच्चे के लिए जो हस्बैंड है वो एकदम बिल्कुल सीमेन उसमें नहीं है, तो हम सीमेन बैंक यानी कि डोनर सीमेन लेकर के उसको वाइफ के यूट्रस में हम इंसेमिनेट करते हैं, इसको आईयूआई बोलते हैं। इसमें ये प्रोसीजर आप 3 से 4 बार आप इसको आप कर सकते हैं रेगुलरली, 3 to 4 बार ये पर। आईयूआई का प्रोसीजर आपने बताया। ये आईयूआई जी, के जी। प्रोसीजर है। ये थोड़ा कॉस्टली कम है, बहुत कॉस्टली नहीं है, 20 to 30,000 इसमें कॉस्ट आता है। उसके बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो उसको कॉस्ट को देखते हुए अगर फिर आईवीएफ के लिए टर्न करना पड़ता है पेशेंट को। आईवीएफ में आप सीधे-सीधे एग्स को बाहर निकालते हैं फीमेल पार्टनर से, मेल पार्टनर से उसके स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, उसमें जो है आप एम्ब्रियो डेवलप करते हैं और फिर यूट्रस में आप इम्प्लांट करते हैं। तो ये आईवीएफ का प्रोसीजर है। तो 2 प्रोसीजर्स हैं, आईवीएफ थोड़ा कॉस्टली है, दोनों के चांसेस लगभग आईयूआई के चांसेस 30% है, आईवीएफ के चांसेस 60% हैं, लेकिन दोनों ही अच्छे प्रोसीजर्स हैं, एक अच्छे प्रोसीजर्स माने प्रोसीजर्स जाते हैं। हैं। यानी कि आपने जैसे बताया कि एक पेशेंट अगर दंपति हैं, अगर उन्हें ऐसी समस्याएँ आ रही हैं, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हाँ, वो उन्हें बता सकते किस हैं चीज़ कि में फिट होते हैं, हाँ। हाँ, कि वो उन्हें कौन-सी चीज़ की आवश्यकता, कौन-से इलाज की आवश्यकता पड़ सकती बेस्ट है। एंड चीप प्रोसेस उनको अपनाना चाहिए। फिलहाल और आपके आपके हाँ, अकॉर्डिंग कि आईयूआई एक थोड़ा-सा सस्ता माध्यम है, आईवीएफ एक हाँ। थोड़ा-सा लेकिन खर्चीला दोनों है, के दोनों को अपने-अपने कंपेयर लिमिटेशंस हैं, दोनों के लिमिटेशंस हैं। कभी-कभी हम 3-4 बार आईयूआई करते हैं पेशेंट्स के और वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो सीधे-सीधे हम उनको आईवीएफ में ट्रांसफर करते हैं। जी। एक और सवाल जो आता है, ये आपने बताया कि इनफर्टिलिटी केसेस, आज के टाइम में ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, जो आज के इस माहौल में जहाँ कुछ लोग बताते हैं कि टेंशन की वजह से ऐसा होता है, या कोई और कारण भी हो सकता है, जिनके माध्यम से आज ये समस्याएँ हर एक दंपति में बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सारी मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स में ये स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी दोनों हैं। पहला इस खान-पान में गड़बड़ी, हम ज़्यादातर चाइनीज़ फूड की तरफ, जैसे आप कहते हैं चाइना वालों ने हैक कर लिया इंडिया को, तो उसी तरह चाइना खाने में वालों भी ने काफ़ी कुछ हर चीज़ को हैक किया हुआ है, हर चीज़ हैक में किया प्रॉब्लम है, खड़ी कर दी है। हर जी। चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हुँ। तो उसी तरह खान-पान में हम चावल-दाल तो खाएँगे ही, साथ में हम मोमोज़ भी खाएँगे। शाम को मोमोज़ बना लिया, तो शाम को चावल-दाल रोटी भी खाएँगे और चाउमीन भी खाएँगे, बर्गर भी खाएँगे। तो एक बहुत चीज़ खान-पान से जुड़ी हैं। पीसीओडी फीमेल्स में एक मेन समस्या है, जो 90% फीमेल्स में पीसीओडी की समस्या आ रही है, जो कि अनहेल्दी डाइट और स्टैग्नेंट लाइफ़स्टाइल। फीमेल्स अभी स्टैग्नेंट हैं, बिल्कुल अपना काम किया, घर का काम किया, फिर सो गए। कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं, तो रूटीन से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। शाम को वापस आते हैं घर में, अच्छा-सा खाना बनाते हो और खाते हैं। सुबह का जो लाइफ़स्टाइल है, वो बिल्कुल हेक्टिक है, अगर वर्किंग वुमन हैं तो। स्ट्रेस हुँ। उसमें और भी उसको एग्रीवेट कर रहा है। मेल्स में स्मोकिंग है, ड्रग्स एडिक्शन है, आपका जो लाइकर का सेवन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो साथ में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है, जो आपके मतलब एयर पॉल्यूशन है, वो बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी को कॉज़ करने में। एग्स और स्पर्म्स को अच्छा नहीं होने दे रहा है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको ये देख कर के चलनी पड़ेंगी। बहुत अलग-अलग कारण हैं, कुछ-कुछ पेशेंट ट्यूबरकुलर हैं, जिनकी वजह से ब्लॉक्स, ट्यूब्स होते हैं। तो एक वाइड वो है, जिसकी वजह से बड़ा इनफर्टिलिटी कॉज़ हो वाइड सकता है। बहुत वाइड इश्यूज़ होते हैं। उसमें आपने हाँ। बहुत कम शब्दों में बताया कि ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स आपके इस
इस आप जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे। अनुपमा मैडम, आप अपना सवाल पूछें, आपने प्रश्न डाला है, सर आई हैव ए क्वेश्चन, तो अपना सवाल डालिए तो हम पूछ पाएंगे। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मैम, कि ऐसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको किस तरीके से किस तरीके के खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, और क्या उन्हें ऐसे एहतियात बरतने चाहिए, चाहे वो शुरू के महीने के हो, शुरू से लेकर 9 महीने तक में, कैसे ऐसे एहतियात और क्या जानकारी रखनी चाहिए? शुरू के 3 महीने वो प्रेग्नेंट लेडीज वो खुद भी खा नहीं पाती हैं और वो कहती है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, लेकिन ये शुरू के 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। थोड़ा-थोड़ा आप कुछ ना कुछ 2-2 घंटे पे आपको खाना होता है, उससे एसिडिटी कम होती है। फॉलिक एसिड का सेवन बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलिक एसिड का मैक्सिमम आजकल आ रहे हैं, उसमें कंजेनिटल एनोमली होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे अगर हम लेमैन लैंग्वेज में पेट पेट पे गोला उत्पन्न होना, एनेनकेफेली जैसे कि बच्चे के सर नहीं होना, पॉलीडेक्टाइली उंगलियां ज्यादा होना, नसों का अच्छे से नहीं बनना, तो 3 महीने में फॉलिक एसिड का सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, दूध, अंडे, ये आपको लेना होगा। नॉन वेजिटेरियन है तो आप सारे नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में फोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो वेजिटेरियन है उसको देखना पड़ेगा कि आप समय से फोलिक एसिड की टैबलेट्स लें, और जो प्रोटीन डाइट आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेज में प्रोटीन रिच आपको बहुत कम ऑप्शंस हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सोयाबीन है, चना है, डिफरेंट टाइप ऑफ दालें हैं, सत्तू है, दूध है, पनीर है। फ्रेश फ्रूट्स का सेवन, लोग कहते हैं कि मैं खाती हूँ, तो फ्रेश, हमारे इंडियन कल्चर में फीमेल्स जो है फ्रेश फ्रूट्स खाने से एक बार फ्रूट्स खाना एक पसंद नहीं करती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। फिर लास्ट के मंथ में कैल्शियम और आयरन की बहुत जरूरत होती है, उसमें बच्चों की हड्डियों का डेवलपमेंट होता है। हीमोग्लोबिन एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में मैटरनल डेथ का। तो एनीमिया, आप एनीमिया को रूल आउट करें, पेशेंट्स जाएं डॉक्टर के पास, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और एनीमिया को रूल आउट करें। कैल्शियम की कमी, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आपने ठीक है। बहुत ही कम समय में पूरे 1 महीने से 9 महीने का पूरा साइकिल में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे जो दर्शक हैं अनुपमा जी, उन्होंने पूछा है कि एक्ने वल्गरिस वल्गारिस इज अराइजिंग a lot due to PCOS. What need या to be done as acne reappears when medicine is stopped? इनका सवाल है। एक्ने वेल्गेरिस एक सिम्टम है पीसीओडी का। एक्ने वेल मतलब आजकल यंग एज में लड़कियां आती हैं कि मैडम पिंपल्स हो रहा है, मेरे को पार्लर जाना है, या ये है, ये ऑइंटमेंट लगा रही हैं। पर एक्ने वेल्गेरिस अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब है कि पीसीओडी है। और पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस आपका है। उसमें एक हार्मोन होता है एलएच, एलएच हार्मोन हाई है, आपका स्किन बहुत ऑयली होता है। बहुत ऑयली होने की वजह से आपके पिंपल्स और एक्ने आपके चेहरे पे आते हैं। उसके लिए आपको पहले अपने डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स अच्छे से लेने पड़ेंगे, अपने हार्मोनल प्रोफाइल कराना पड़ेगा। सारे हार्मोन्स को देखते हुए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा हार्मोन ज्यादा है, उसके हिसाब से ओसीपी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी। तो एक्ने वेल्गेरिस टीनेजर्स में इसलिए कॉमन है क्योंकि वो मेन कारण है पीसीओडी। पीसीओडी इज द मेन कारण उसका है। आप जो खान पान है, टीनेजर्स में बर्गर है, चाउमीन है, ये सारी चीजें उनको ध्यान जैसे रखनी अभी आपने पड़ेंगी। बताया कि बहुत सारी हाँ वही। प्रॉब्लम्स वजह है, हाँ, और ये वजहों का आप लोग ध्यान रखें तो इससे कम हो सकती हैं समस्याएं। लेकिन अगर कम ऐसी हो सकती। समस्या है तो एक बार हाँ। डॉक्टर से संपर्क कर लें। और जैसा आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह या जो भी दवाइयां वो अपडेट करते हैं उन्हें रेगुलर लेते रहें। तो इनका जो सवाल है डॉक्टर साहब, मतलब क्या मेडिसिन के समाप्त होने के बाद भी फिर से आ जाता है, तो वो क्यों होता ये है, ऐसा उनको कैसे हो सकता हमेशा देखिए, ये पीसीओडी या एक्ने वेल्गेरिस या हार्मोनल डिस्टरबेंस, ये आपको हमेशा आपको एक्सरसाइज, डाइटिंग, रेगुलर योगा, सिट्रस फ्रूट्स का बहुत यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे बार बार आपको होने के चांसेस होते हैं। शुगर कंट्रोल करना, अगर मदर फादर डायबिटिक हैं या दादा दादी डायबिटिक हैं, तो उनमें एक्ने वेल्गेरिस और पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें आपको रेगुलर, आपको एक्सरसाइज, डाइट
और ऑयली खाना, तला भुना खाना ये आपको छोड़ना पड़ेगा। नॉट फॉर द मीन्स जब आपको एक्ने है तब आप उसको कर लिया। एक रेगुलर डाइट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन आपको उस चीज को आपको फॉलो करना मैंने अपने पड़ेगा। लाइफ में एक तरीके से अपने आप को थोड़ा-सा सुधार लाने की ज़रूरत है, अपनी दिनचर्या को जी, सुधार जी, जी। लाइए, खान-पान में लाइफ़स्टाइल। सुधार भी लाइए, जी, तो लाइफ़स्टाइल में चेंजेस की वजह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपने बताया कि इसे काबू किया जा सकता है। एक अगला सवाल जी, है जी। हमारे बीच मुशीर जी हैं, इनकी उन्होंने लिखा है कि वाइफ की डिलीवरी के टाइम एनेस्थीसिया लगा था। डिलीवरी हुए 9 जी। मंथ हो गया है, लेकिन जहाँ एनेस्थीसिया लगा था वहाँ पर अभी तक दर्द है और उठने-बैठने में दिक्कत होती है। इट्स लाइक अ जॉइंट पेन बहुत है। क्या एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा कोई इश्यूज 9 महीने इनको प्रॉब्लम इनकी वाइफ को हुए हैं? देखिए एनेस्थीसिया लगने से आज मिथ है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि एनेस्थीसिया जभी भी लगता है वो 2 स्पाइन के बीच में एक स्पेस होता है उसमें, वो कहते हैं हड्डियों में लगा है उसकी वजह से पेन। ये बिल्कुल नहीं है, उनको कैल्शियम की कमी होगी, कोई नर्व्स की प्रॉब्लम होगी, वो किसी भी न्यूरो या ऑर्थो को दिखाएँ। ये एक मिथ है कि सुई लगने के बाद मेरे को बेहोशी की सुई लगने के बाद ये प्रॉब्लम ऐसा हुआ। अगर उन अधिकतर लोग ये हाँ, ये बताते हैं कि प्रॉब्लम जी, बाद जी, में जी। बहुत दिन तक चल रही है। बहुत दिन जी, तक चलती हैं, उसमें उनको कैल्शियम अच्छे से कैल्शियम डाइट्स आपको लेनी पड़ेंगी, सारे नस को ठीक करने वाली मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर फिर भी उनको दिक्कत है तो कंसल्ट किसी ऑर्थोपेडिशियन से वो कंसल्ट करें, एमआरआई कराएँ, उस स्पेस को वो कॉज़ फाइंड आउट करें। ये एक मिथ है। जी। आपके मुझे लगता है कि उन्हें जानकारी मिल गई है और बेहतर जानकारी मिल चुकी है। तो आप एक बार अपनी जाँच कराएँ अपनी पत्नी का और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें डॉक्टर से कि हो सकता है कि जैसा इन्होंने बताया कि कैल्शियम की वजह से भी ऐसा इश्यू हो सकता है। मिथ है कि किसी तरीके का एनेस्थीसिया के लगाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसा मैडम ने कहा। मैम एक और सवाल ये है कि कोविड-19 में जैसे ये समस्याएँ बहुत सारे एक परिवारों में बहुत तेज़ी से फैल चुका है, पिछले साल की तरह नहीं कि एक आदमी को हुआ तो दूसरे को नहीं होता है। तो ऐसी समस्याएँ ऐसी आने लगी हैं कि क्या कोविड-19 की वजह से प्रीमैच्योर बेबी या कहिए कि समय से पहले बच्चा होने की कोई ऐसी रिस्क होता है अगर प्रेग्नेंट वुमन है? आप उन्हें बताना चाहेंगी? जी हाँ, अगर प्रेग्नेंट वुमन है, उसको कोविड पॉज़िटिव हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्पटम्स अगर वो काफ़ी सिम्प्टोमेटिक रही है, सैचुरेशन वगैरह कम रहा है, बहुत दिनों तक फ़ीवर आया है, तो उसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज़ मतलब बच्चेदानी में पानी की कमी, बच्चे में पानी की कमी, जो यूट्रस में बच्चा पलता है, उसमें पानी की कमी होने से और कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होने की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती है और प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये अपनी गायनेकोलॉजी जभी भी अगर आप है कोविड से आप रिकवर करते हैं, ज़रूर से जाएँ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके ओलिगोहाइड्रोमनियाज़ रूल आउट करें। क्योंकि कोविड में सैचुरेशन कम होना, ब्लड ब्लड जो थिनर्स हम दे रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होना, प्लस जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होना, तो ये सारे प्रेगनेंसी पहले हम पेशेंट्स को देखते हैं, फिर बेबी को हमको अगर हमें वो करना है, पहले हम पेशेंट्स को देखना है। अगर पेशेंट्स ठीक हो जाएँगे, तो देन वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उसको क्लियर करें और उसमें और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं जो आपको प्रीटर्म डिलीवरी से बचा सकते हैं और ओलिगोहाइड्रोमनिया से बचा सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और मैं एक सवाल और पूछूँगा आपसे कि कोविड के टाइम में आपने और आपके डॉक्टर्स की टीम ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया, लोगों को जानकारी मुहैया उपलब्ध कराई। जो मिथ्स होते थे, जो बहुत सारे सोशल मीडिया ज्ञान थे, उससे आप लोगों ने लोगों को अवेयर किया। कौन-सी ऐसी समस्याएँ आती थी? आप एज़ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। कौन-सी ऐसी समस्या ज़्यादा देखने को मिली आपको उस टाइम में? अभी तो केसेस काफ़ी कम हुए हैं। तो उसके बारे में एक बहुत अनुभव कम। अपना बताएँ। अब एक अनुभव अपना बताएँ। देखिए फीमेल्स ज़्यादातर अपने बारे में तो नहीं, अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में वो करती थीं। कुछ फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की शिकायत हुई कि कोविड के बाद मेरे को ऐसे मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन आने लगे। फिर पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जैसे बॉडी में रैशेज़, फंगल इन्फेक्शन सिर्फ़ आप बात करते हैं येलो फंगस, व्हाइट फंगस, सिर्फ़ उसकी बात करते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट के बाद बहुत पेशेंट्स आए जिनमें फिर वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो मतलब वेजिनाइटिस वगैरह कॉज़ कर रहे थे, उस
कॉर्टिकोइड वगैरह स्टेरॉइड का यूज़ करने से काफ़ी वेजिनाइटिस और इचिंग, रैशेज़ बॉडी में वो सामना करना पड़ा बहुत पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जो पेशेंट्स के लिए आ रहे थे। बच्चों का अगर वो प्रेगनेंसी है तो इनएडिक्वेट मूवमेंट है, प्लस बच्चों में माँ अगर प्रेग्नेंट है तो जॉन्डिस होने के चांसेस थे कुछ पेशेंट्स में हमारे जो कोविड के बाद जॉन्डिस मतलब लिवर डिसफंक्शन होने के चांसेस हो रहे थे उनको। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी फेस आउट की, उसको मैनेज किया। तो आपने आपने इतनी तमाम समस्याएं घिरी हुई थी और इतने समस्याओं से आप लोगों ने लोगों आपने और आपकी डॉक्टर्स की टीम ने लोगों को निजात दिलाया। उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं आपके। डॉक्टर्स सचमुच में अगर डॉक्टर्स इस पैंडेमिक में नहीं होते, इस समय नहीं होते, तो न जाने क्या स्थिति होती हिंदुस्तान की, अरबों की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान की। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल, अंतिम सवाल, अभी सवाल कुछ और है लेकिन समय की थोड़ी सी मांग है। मैं एक आपसे कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स लेना चाहूंगा जो आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। ऐसे क्या हेल्थ टिप्स महिलाओं को, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो, चाहे जिस एज ग्रुप की हो, उन्हें ऐसा क्या एक ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो लाइफस्टाइल हमेशा हमेशा लाइफ टाइम हमेशा अपने आप को सुखी रख सके? देखिए, इस समय कोविड को अगर हम देखते रहे हैं, इस समय वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वर्क फ्रॉम हस्बैंड, वर्क फ्रॉम होम है। बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इन-लॉज़ हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनका केयर करना, फिर बाहर जाके जो वर्किंग वुमेन हैं, फिर उनको काम भी करना है। तो उनके में अपने लिए आप अगर आप स्तंभ हो अपने घर की, तो आपको अगर ठीक रहना है तो पहले आपको फिट रख सबको ठीक रखना है तो आपको पहले फिट रखना रहना पड़ेगा। उसके लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल, सुबह उठने के बाद योगा, फ्रूट्स अ जो आपको कोविड गाइडलाइंस बताई गई हैं, प्रॉपर अगर कोई है आपके घर में जो कि कोविड पॉज़िटिव है, क्वारंटाइन करना, उनको प्रॉपर क्वारंटाइन मेथड्स, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड वॉशिंग, रेगुलर यूज़ ऑफ मास्क। अगर घर में भी हैं, तो हम इंडियन घर में मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को सिखा सकें या पेरेंट्स अपने को देख के बच्चे भी करेंगे या ओल्ड जो हैं, उनमें मास्क लगाना, हमें प्रॉपर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना है, कार्बोहाइड्रेट कोई ना किसी भी इंडियन फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट के घर में डायबिटिक है ही है, तो उनको अच्छे से आप आइसोलेट करके उनके खान-पान का ध्यान करें। अपने लिए एक्सरसाइज़, डाइटिंग, फ्रेश फ्रूट्स लाइफ़स्टाइल को चेंज रखना है, एक्टिव लाइफ़स्टाइल अच्छे से करके और आगे चलना पड़ेगा फीमेल्स को। तमाम इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है कि महिला शक्ति इस धरती की एक जननी है और एक सृजन करता है, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर उनका परिवार पूरा टिका हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और तमाम दर्शक आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं जो आपने इस हमारे संवाद के माध्यम से सार्थक बनाया। आपने इस संवाद को महिला संबंधी स्वास्थ्य एवं के देखभाल और उनके उपाय आपने बहुत अच्छे सिंपल शब्दों में समझाया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी कि आज के इस सेशन में आपने भाग लिया, हमारी जनता को आपने एक अच्छी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों की डिमांड है, दर्शकों की मांग है, तो पुनः आपके साथ एक दूसरा सेशन हम बिल्कुल नए तरीके से, नए शब्दों के साथ, नए प्रश्नों के साथ और उनके उपाय के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू डॉक्टर धर्मेंद्र, प्रतिमा सिंह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एएमएस न्यूज प्लस हवा समाचार की संवाद कार्यक्रम जहां आप देख रहे थे आज महिला संबंधी समस्याएं एवं उनके उपाय। जी हाँ, संवाद कार्यक्रम से जुड़िए और अपने तमाम सवालों को रखिए हमारे एक्सपर्ट के बीच। तो संवाद की अगली सेशन में हम फिर उपस्थित होंगे आपके बीच कुछ नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, आपके सवालों के साथ, और सुनेंगे उनका जवाब और सुनेंगे तमाम ऐसी जानकारियां जिन्हें आप अभी वंचित हैं, जिन्हें आपसे हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एएमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार का फेसबुक, यूट्यूब और पर्सनल आईडीज उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये मैसेज जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर से आपके साथ। नमस्कार।